जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम पहुंच चुके हैं वेव ऑप्टिक्स के तीसरे दिन, है ना। वेव ऑप्टिक्स का आज तीसरा दिन है। और आज हम लोग बात करेंगे जो है किस बारे में। आज की चर्चा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि आज हम बात करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। जी हाँ, यंग का द्विझिर्री प्रयोग, इसके बारे में हम लोगों को आज जानकारी लेनी है। तो बड़ा सिंपल है, आराम से चीज़ों को हम लोग समझेंगे, आराम से चीज़ें बन जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विझिर्री प्रयोग। देखिए यंग ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली, यानी कि आप यू कह सकते हैं प्रैक्टिकली, उन्होंने जो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में हम लोगों को कुछ बताया। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, शॉर्टकट में कुछ लोग इसको जो है YDSE कहते हैं। क्या कहते हैं इसे शॉर्टकट में? YDSE कहते हैं, YDSE। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखिए क्या है। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे इसको हम लोग यंग का द्विझिर्री, यंग का द्विझिर्री प्रयोग, यंग का द्विझिर्री प्रयोग। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो बेहद खास एक्सपेरिमेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस एक्सपेरिमेंट में प्रैक्टिकली यंग जो है हमें कुछ बात बताएंगे। तो यंग ने क्या किया, यंग ने एक सिंगल स्रोत लिया, ये एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट लिया, ये एक एकल स्रोत लिया, और इसके सामने उन्होंने एक जो है, ये देखिए ध्यान से समझिए, इसके सामने इन्होंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया, यानी कि आप कह सकते हैं कि कोई अवरोध लिया, और उसमें दो इस तरह के छेद कर दिए। क्यों भाई, ये दो छेद क्यों किए यंग ने? क्योंकि यंग जो है एक स्रोत से दो स्रोत बनाना चाहते थे। यंग क्या चाहते थे कि वो टू सोर्स, यानी कि दो सोर्स ऑब्टेन करें, कहां से? एक से, है ना। इसलिए वो ऐसा करना चाहते थे, क्योंकि हमें पता है कि इंटरफेरेंस तभी पॉसिबल है जब स्रोत कैसे होंगे, कला संबद्ध, यानी या फिर आप कह सकते हैं सुसंगत होंगे। और मैंने आपको दो तरीके बताए थे कि आप एक सिंगल स्रोत से, एक सिंगल सोर्स से दो सोर्स कैसे बना सकते हैं। तो पहला मेथड मैंने आपको बताया था बाय द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, यानी कि आप तरंगाग्र का विभाजन कर सकते हैं। और दूसरा मैंने बताया था बाय द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी कि आप आयाम का विभाजन कर सकते हैं। तो आप हम लोग यहाँ किस चीज का विभाजन कर रहे हैं? मतलब हमने तो नहीं, यंग ने किया है। तो यंग यहाँ किस चीज का विभाजन कर रहे हैं? तो यंग यहाँ पर जो है तरंगाग्र का विभाजन कर रहे हैं, और यहाँ एक स्रोत से दो स्रोत का निर्माण किया जा रहा है। तो एक छोटा सा सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यंग का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यानी कि यंग का जो द्विझिर्री प्रयोग है, उसमें एकल स्रोत से दो स्रोत कैसे बनाए जाते हैं, यानी कि टू सोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, हाउ? तो आप बोलेंगे बाय द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, आप बोलेंगे तरंगाग्र का विभाजन करके। ठीक है, तो ये वाली बात आप याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मान लेते हैं कि ये जो और इन्होंने इसके सामने क्या रखा, इसके सामने इन्होंने स्क्रीन रखी, ये स्क्रीन रख दिया, ये स्क्रीन है, ये है स्क्रीन, जिसको हम क्या कहते हैं, पर्दा कह सकते हैं आप इसे। ये स्क्रीन को आप क्या कह सकते हैं, पर्दा। मतलब यहां पर हम क्या देखना चाहेंगे, यहां पर हम देखना चाहेंगे कि इंटरफेरेंस पैटर्न किस तरह का बनता है। तो ये पर्दा हो गया आपका। इसके और इसके बीच की जो दूरी है, इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है, D है। और ये S1 नाम रख देते हैं इसका, इसका नाम हम लोग S2 रख देते हैं।
S1 और S2 के बीच का जो दूरी है वो स्मॉल डी है। क्या है? स्मॉल डी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्मॉल डी को क्या कहते हैं? यहां लिख देता हूं मैं पहले। स्मॉल डी को हम लोग कहते हैं स्लिट विड्थ। क्या कहते हैं हम लोग इसे? स्लिट विड्थ। स्लिट विड्थ को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं झिर्री की चौड़ाई। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? झिर्री की चौड़ाई। ये झिर्री की चौड़ाई होती है आपकी, इसको याद रखेंगे। ठीक है। कैपिटल डी को क्या कहते हैं? कैपिटल डी को कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन। कैपिटल डी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। हिंदी में क्या कहेंगे? स्लिट, या आप देखो झिर्री भी कह सकते हो या फिर आप स्लिट भी कह सकते हो, क्योंकि आजकल तो थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मिक्स चल रहा है, तो चलो झिर्री लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो लिख देते हैं हम यहाँ पे झिर्री तथा पर्दे के बीच की दूरी। तो हम लिखेंगे ऐसे झिर्री तथा पर्दे के बीच की दूरी। पर्दे के बीच की दूरी, के बीच दूरी। ठीक है, ये बात आपको याद करनी पड़ेगी, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब प्यारे बच्चों, अब हम ये कह रहे हैं कि यंग ने क्या कहा? यंग ने कहा कि जब इस तरह से यहां से प्रकाश की तरंगें चलती हैं, जब रे ऑफ लाइट इस तरीके, सॉरी वेवलेट्स जब इस तरह से चलती हैं, तो होता क्या है? तो कुछ एक वेव मान लो यहां पर गई, ठीक है, और एक वेव यहां पर गई, तो दोनों आपस में यहां पर मिल जाएंगे। ये दोनों आपस में सुपरपोज कर गई। सेंटर जो है स्क्रीन का, जो सेंटर है उसे हम क्या कह रहे हैं? ओ कह रहे हैं। ये स्क्रीन का जो है सेंटर है। अब आप सोचोगे कि सर क्या सिर्फ एक ही पॉइंट पर वो मिलेंगी? नहीं 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 बेटा, ऐसे मत सोचना, ऐसे नहीं सोचना है। ये जो तरंगे हैं ये बहुत सारी हैं, ये बहुत सारी तरंग है। ये स्क्रीन के इस पॉइंट पर भी मिल सकती हैं, इस पर भी मिलेंगी, इस पर भी मिलेंगी, यानी कि हर जगह तरंगे क्या होंगी? जैसे ही वो पर्दे पर पहुंचेंगी तो पर्दे पर पहुंचकर एक दूसरे के ऊपर गिरना शुरू हो जाएगा। और आपको पता है कि तरंगे जब एक दूसरे के ऊपर गिरेंगी तो या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कि संपोषी व्यतिकरण, और या फिर जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कि विनाशी व्यतिकरण। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो उस जगह पर ब्राइटनेस यानी कि इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तीव्रता बढ़ जाएगी। और अगर कहीं पर डिस्ट्रक्टिव हुआ, विनाशी व्यतिकरण हुआ, तो वहां इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो आपको पर्दे पर कैसा पैटर्न देखने को मिलेगा? आपको पर्दे पर पैटर्न देखने को मिलेगा ऐसे, आपको मिलेगा जैसे सेंटर पे ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। तो ये जो पट्टियां आपको दिखाई देंगी, जैसे मेरी टी शर्ट पे देखो ये पट्टियां, ये देखिए, ये देखो डार्क, फिर बीच में ब्राइट, फिर बीच में डार्क, फिर ब्राइट। तो ये इस तरह की पट्टियां आपको जो है दिखाई देंगी। तो इस पट्टी को हम क्या कहेंगे? इस पट्टी को हम कहते हैं फ्रिंज। क्या कहते हैं हम लोग इसको? फ्रिंज कहते हैं। नाम याद करो, क्या कहते हैं हम इसको? जो है फ्रिंज जो है। ये बात इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट आपका P है, और सेंटर से जहां पर वो मिली है, सेंटर से जहां पर वो मिली है, तो इस चीज को हम लोग क्या कह देते हैं? मान लो ये क्या है? आपकी X है। ये क्या है? आपकी X है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ये तब तक डिसाइड नहीं किया जा सकता। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा सब लोग। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कि संपोषी व्यतिकरण होगा या विनाशी व्यतिकरण होगा, ये तब तक डिसाइड नहीं किया जा सकता जब तक हमें या तो कलांतर पता हो, कलांतर ना पता हो, यानी कि फेज डिफरेंस ना पता हो, और या हमें पाथ डिफरेंस ना पता हो। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था, अगर आपको पाथ डिफरेंस पता है तो आप देख के बता दो कि भैया यहां पर कंस्ट्रक्टिव होगा, यानी कि संपोषी व्यतिकरण होगा। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले हम लोगों को इन दोनों के बीच में क्या चाहिए? पथांतर चाहिए। क्या चाहिए? पथांतर। तभी हम बता पाएंगे कि पी पर क्या होगा, तभी हम बता पाएंगे कि पी पर क्या होने वाला है। तो आइए जल्दी से समझिएगा, तो मेरी बात को समझिए। हालांकि ये टॉपिक हमारा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक में शामिल है, इसको हम दोबारा पढ़ने का मौका हमें इस टॉपिक का मिलेगा।
लेकिन फिलहाल ही समझ में आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे लेट डेल्टा एक्स बी द पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स बी द पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स बी द पाथ डिफरेंस। माना माना डेल्टा एक्स पथांतर है, माना डेल्टा एक्स पथांतर है, डेल्टा एक्स क्या है, पथांतर, पाथ डिफरेंस। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, अब डायग्राम देख के बताइए कौन सी तरंग एक्स्ट्रा चल रही है। भाई ये वाला जो है चलेगा S2P और ये चलेगा S1P, तो ज्यादा कौन चला, ज्यादा कौन चला, S2P ज्यादा चला, S1P कम चला। तो इन दोनों का अंतर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा S2P माइनस S1P। तो ये क्या है, ये आपका पाथ डिफरेंस है। क्या है बच्चा, ये पाथ डिफरेंस है, यानी कि पथांतर है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ जरा जल्दी से, क्या बात बताओ, ठीक है, ये डेल्टा एक्स को जब सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, ऑल्सो डेल्टा एक्स को सॉल्व करने पर आपको मिलेगा एक्स डी बाई डी। ये आज का सबसे पहला फॉर्मूला जो कि बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी है, इसको याद रखिएगा। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स डी बाई डी होगा। ठीक है, ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। अब देखिए, अब हम ये कहेंगे कि अगर P पॉइंट पर, अगर P पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, अगर P पॉइंट पर संपोषी व्यतिकरण हुआ है, तो क्या होगा, हम लिखेंगे यहां पर, रिपीट तो करूंगा ही नहीं मैं टॉपिक, क्योंकि बातचीत ज्यादा चल रही है बच्चों की आपस में, चलने दो, अब हमने भी बोलना छोड़ दिया है। तो हम क्या कह रहे हैं, केस नंबर 1, पहला केस देखिए। अब P पॉइंट पर दो सिचुएशन हो सकती हैं। पहली सिचुएशन क्या है, हम कहेंगे इफ there is constructive interference, if there is constructive interference at P, क्या कहेंगे, यदि P पर समपोषी व्यतिकरण हो, समपोषी व्यतिकरण हो, समपोषी व्यतिकरण हो, तो प्यारे बच्चों एक बात मुझे बताना कि अगर समपोषी व्यतिकरण होगा कहां पर, P पॉइंट पर, तो समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो हम लिखेंगे डेल्टा एक्स होना चाहिए किसके इक्वल, एन लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। ये कल मैंने आपको बताया था, एक कल हमने ड्राइव किया था। तो यानी कि संपोषी व्यतिकरण अगर P पॉइंट पर हुआ है, अगर इस पॉइंट P पर संपोषी व्यतिकरण हुआ है, तो ये जो डेल्टा एक्स है, ये जो आपका, ठीक है, ये जो आपका पथांतर है यानी कि पाथ डिफरेंस है, ठीक है, वो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। यानी कि डेल्टा एक्स की जगह हम लिख देंगे एक्स डी अपॉन डी इज इक्वल टू एन लैम्डा, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आएगा, एन लैम्डा डी अपॉन डी। तो ये चीज क्या निकल के सामने आ रही है, बहुत ही प्यारी सी बात समझ में आ रही है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, तो इसका मतलब यहां पर तीव्रता अधिकतम है। तो ये पोजीशन है, ये पोजीशन है किसकी, याद रखिएगा, ये पोजीशन है, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। क्या है ये, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। तो ये किसकी पोजीशन है, याद करना है सबको, ये क्या है, एनवी, हम कहेंगे ये एनवी दीप्त, ठीक है, ब्राइट को क्या कहते हैं हिंदी में, दीप्त कहते हैं, ठीक है, एनवी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है, एनवी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है, ये क्या है, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है, सॉरी चौड़ाई नहीं, पार्डन, की स्थिति है,
मैं कुछ और लिख दिया यहाँ पर हिंदी में, चौड़ाई थोड़ी ना ये स्थिति है, आई अपोलोजाइज। तो ये एनवी जो है दीप्त फ्रिंज की क्या है, पोजीशन का फॉर्मूला तैयार हो चुका है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, जी हां, ऐसा भी तो हो सकता है कि पॉइंट पी पर क्या हो, पॉइंट पी पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, यानी कि वहां विनाशी व्यतीकरण हुआ हो। तो अगर केस 2 की बात करें कि अगर पॉइंट पी पर विनाशी व्यतीकरण हुआ है, देखिए जरा केस 2, केस 2 देखिए, केस 2 को समझिए जरा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से। केस 2 तो हम कहेंगे if there is destructive interference, if there is destructive interference at P, हम कह रहे हैं कि यदि P पर विनाशी व्यतीकरण हुआ हो, विनाशी व्यतीकरण हो, तो अगर पॉइंट P पर विनाशी व्यतीकरण हुआ होगा, अगर पॉइंट P पर विनाशी व्यतीकरण हुआ होगा, तो क्या होना चाहिए, बताओ प्यारे बच्चों, क्या होना चाहिए? तो हम कहेंगे कि डेल्टा x जो है 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। ये तो हमने कल बात की थी आपसे। तो यानी कि डेल्टा x किसके बराबर है, एक्स डी अपॉन डी के बराबर है, और ये क्या है आपका 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 है, यानी कि x इज इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों, x इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d होगा। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, नन्हे मन्ने बच्चों, ये है पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है, हम कहेंगे ये है पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। क्या मतलब है, ये है एनवी अदीप्त, जी हां, ये एनवी अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है। क्या है ये आपकी एनवी अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है। अरे चौड़ाई क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार, अच्छा ये मेरे हिंदी में मेरे जबान पे चौड़ाई शब्द जो है अभी आगे बताना है तो पहले ही आ रहा है। तो ये एनवी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति है। अब जरा पैटर्न देखिए, अब जरा ऑर्डर देखिए, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि ब्राइट और डार्क फ्रिंज किस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो आइए समझते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए ऑर्डर ऑफ फ्रिंज को समझिए, देखिए ऑर्डर ऑफ फ्रिंज यानी कि हम कहेंगे फ्रिंजों का क्रम देखिए बच्चा कैसे क्रम होता है। तो सबसे पहले मुझे बताइए, हम जानते हैं ब्राइट फ्रिंज, देखिए पहले सबसे पहले देखिए ब्राइट फ्रिंज का ऑर्डर देखिए, सबसे पहले देखिए ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या है भाई, n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो सबसे पहली ब्राइट मिल जाएगी। तो अगर ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन की बात करें तो ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या है, यहां देखिए सब लोग ध्यान से, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है x इज इक्वल टू n लैम्डा डी बाई डी। तो यहां पर n कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। तो अगर मैं n को 0 रख दूं, तो ध्यान से समझिए, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहां पर। तो ब्राइट फ्रिंज बनती है कब, n लैम्डा डी बाई डी पर बनती है। तो सबसे पहली ब्राइट कहां बनेगी, बताइए सबसे पहली ब्राइट कहां बनेगी। तो n को 0 रख दीजिए, n को 0 रखेंगे तो कुल मिला के x 0 आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेंट्रल ब्राइट, नाम याद कीजिए, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल ब्राइट कहते हैं। ये केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है। कौन सी फ्रिंज है ये, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है। ये बिल्कुल सेंटर पर बन गई, बिल्कुल सेंटर पर बनी है।
ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन हो गई, ये x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन हो गई। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, अगली ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगी, अगली ब्राइट फ्रिंज n इज इक्वल टू 1 पर बनेगी। तो n इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो x की क्या वैल्यू आएगी, x की क्या वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी आपकी लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी। ये क्या है आपकी, इसको हम कहेंगे ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है आपकी, ये क्या है आपकी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, ये पहली दीप्त फ्रिंज है, पहली दीप्त फ्रिंज है, पहली दीप्त, नाम याद कीजिएगा, पहली दीप्त फ्रिंज है ये। अगला कहां बनेगा, n को रख दीजिए यहां पर, n को 2 रख दीजिए, n को 2 रखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 लैम्डा डी बाई डी होगा, 2 लैम्डा डी बाई डी। ये क्या होगा, ये आपका सेकंड ब्राइट होगा, ये क्या होगा आपका सेकंड ब्राइट होगा, यानी कि ये दूसरा दीप्त फ्रिंज होगा, या दूसरी दीप्त कह सकते हो, या दूसरा कह सकते हो। ये कहानी कुछ इस तरह से चलती रहेगी, ये कहानी कुछ इस तरह से चलती रहेगी, ये ऑर्डर देखिए आप, ठीक है, ये कहानी जो है थोड़ी इस तरीके से जो है चलती रहेगी। अब आगे बात करें, अरे हुमांशु कुशवाहा भी एक ही बोर्ड पे लिखूंगा सारा, थोड़ा सा देख लो, अभी मेरे को यहां लिखना है इसलिए मैं इसको छोटा लिख रहा हूं। देखो भाई ध्यान से समझो, अगर हम बात करेंगे कि डार्क फ्रिंज कहां पर बनेगी, तो डार्क के लिए थोड़ा कोई डार्क कलर ले लेते हैं, डार्क के लिए थोड़ा कोई डार्क सा कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, चलो हरे से लिख देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं डार्क फ्रिंज की बात करता हूं, डार्क फ्रिंज का मतलब है अदीप्त की मैं बात करता हूं, तो डार्क फ्रिंज की पोजीशन का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू क्या है 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहली डार्क कब बनेगी, मुझे बताइए जरा कोई, सबसे पहली डार्क कब बनेगी, सबसे पहली डार्क। तो n को यहां से कहां से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, 0 से नहीं स्टार्ट करना है। तो यहां पर n इज इक्वल टू 1 रख दीजिए, जैसे ही आपने n इज इक्वल टू यहां 1 रखा तो x इज इक्वल टू क्या बना, 2 ही कम 2, और ये पूरा का 2 में से एक गया 1, तो यानी कि ये क्या हो गया लैम्डा डी बाई 2d। यानी कि प्यारे बच्चों ये क्या है, ये फर्स्ट डार्क है, ये क्या है, ये फर्स्ट डार्क है, यानी कि ये पहली अदीप्त फ्रिंज है। क्या है प्यारे बच्चों, ये पहली अदीप्त फ्रिंज है, इस बात को समझिए। प्यारे बच्चों अगला डार्क कब मिलेगा, अगला डार्क कब मिलेगा, तो प्यारे बच्चों n को 2 रख दीजिए, n को अगर आपने 2 रखा तो 2 दूनी 4 में से एक गया, तो ये बचेगा 3 लैम्डा डी बाई 2d। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, प्यारे बच्चों ये आपका सेकंड डार्क है, ये आपका सेकंड डार्क है, यानी कि ये आपका दूसरा या दूसरी अदीप्त फ्रिंज है, ये दूसरी अदीप्त फ्रिंज है। प्यारे बच्चों एक बात समझने की कोशिश करो, ठीक है, टॉर्च नहीं मिथलेश, टॉर्च, दो टॉर्च कभी भी जो है कोहेरेंट नहीं हो सकती। अब मेरी बात को ध्यान से समझो सब लोग, मेरी बात को ध्यान से समझो, अगर हम बात करते हैं पोजीशन की, तो देखिए x इज इक्वल टू 0 पर, ये वाला लाइन देखिए, ये वाला लाइन x इज इक्वल टू 0 लाइन है, ये कौन सा लाइन है, x इज इक्वल टू 0 लाइन है। मैं कलर चेंज कर रहा हूं, देखो ये x इज इक्वल टू 0 लाइन है, x इज इक्वल टू 0 लाइन पर क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू 0 लाइन पर क्या बन रहा है, सेंट्रल ब्राइट बन रहा है। फिर उसके बाद अगला ब्राइट कहां बन रहा है, अगला ब्राइट बन रहा है एक्स डी बाई डी पर बन रहा है। उसके बीच में कौन है, उसके बीच में एक डार्क फ्रिंज है, ध्यान से देखिए, उसके बीच में कौन है, एक डार्क है। उसके बाद देखिए, ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ, ब्राइट डार्क ब्राइट। उसके बाद फिर क्या मिल गया, उसके बाद आप देखिए 3 लैम्डा डी बाई डी। 3 लैम्डा डी बाई डी का मतलब यहां समझने की कोशिश करो, ये x इज इक्वल टू 0 है, ये क्या है लैम्डा डी बाई 2d, और ये क्या है लैम्डा डी बाई डी। तो अरे भैया ये 0 है और ये 1 है, 0 और 1 के बीच में आधा ही तो होगा, 0 और 1 के बीच में आधा होगा। अब यहां देखो ये 1 है और नीचे 2 है, तो 1 और 2 के बीच में 1.5 हो गया, देखो 3/2,
3/2 यानी कि 1.5 हो गया। और यहां देखिए इसके बाद फिर आपको क्या मिल रहा है, फिर ब्राइट मिल रहा है। इसी तरह से पैटर्न चलता रहेगा, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, समझ रहे हो? इसी तरह का पैटर्न चलता रहेगा, ये ब्राइट डार्क का पैटर्न चलता रहेगा, ये बात समझना है। तो यानी कि अगर स्क्रीन पर हम देखेंगे, अगर हम स्क्रीन पर हम देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, प्यारे बच्चों ध्यान से समझना। अब स्क्रीन पर अगर आप देखोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, ये स्क्रीन पर चलते हैं। अगर हम स्क्रीन पर देखें, पर्दे पर देखें, पर्दा है पर्दा, अगर हम पर्दे पर देखें तो कैसा दिखाई देगा, पर्दे पर देखें तो कैसा दिखाई देगा। ठीक है, यहां देखिए, ये हम थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे इस बार। ये स्क्रीन है आपकी स्क्रीन, और स्क्रीन पर ये वाली जो लाइन है ना बीच वाली, ये जो इसका सेंटर है, अरे प्यारे बच्चों ये वाली जो लाइन है ये है आपकी x=0 लाइन। तो x=0 लाइन पर क्या बनता है, अभी अभी तो बताया मैंने आपको, x=0 लाइन पर क्या बनता है, x=0 लाइन पर ब्राइट फ्रिंज बनती है। कैसी फ्रिंज बनती है, ब्राइट। तो ब्राइट बना देते हैं, सफेद कलर से बना देते हैं, थोड़ा डब्बा ले आते हैं, देखो जरा, ब्राइट फ्रिंज बनती है। कैसी फ्रिंज बनती है, ब्राइट फ्रिंज। तो x=0 पर कैसी फ्रिंज बन रही है, ब्राइट फ्रिंज बन रही है। देखो प्यारे बच्चों, ब्राइट फ्रिंज बन रही है, ब्राइट बन गया ऐसे, ये ब्राइट बन गया। अब अगला ब्राइट कहां बनेगा, बताओ, अगला ब्राइट कहां बनेगा, अगला ब्राइट जो बनेगा वो बनेगा आपका जो है x=, ठीक है, ये देखिए अगला ब्राइट बनाते हैं अब जरा। अगला जो ब्राइट है आपका, अगला ब्राइट बनता है x=λd/2d पर। यहां पर भी कैसा बनेगा, यहां पर भी आपका ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ये ब्राइट फ्रिंज बन गई देखो, ठीक, ये ब्राइट फ्रिंज बन गई। लेकिन ये जो कहानी है ना, ये पर्दे के ऊपर भी होती है और पर्दे के नीचे भी होती है। तो एक ब्राइट यहां बन जाएगा नीचे, ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। तो ये होगा x=-λd/, एक मिनट, ये λd/d आएगा, 2d नहीं आएगा बेटे यहाँ, ठीक है, ये आएगा आपका λd/d, ठीक है, और ये क्या होगा, -λd/d होगा, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां पर भी एक ब्राइट फ्रिंज का निर्माण होगा, एक ब्राइट फ्रिंज यहां पर बन जाएगी कुछ इस तरह से। अगली ब्राइट कहां बनेगी, अगली जो ब्राइट है वो बनेगी 2λd/d पर। तो अगली ब्राइट बनाते हैं जरा, ये अगली ब्राइट देखिए कहां बनेगी, अगली जो ब्राइट बनेगी वो कहां बनेगी, वो x=2λd/d पर बनेगी यहां, और नीचे भी बनेगी, नीचे भी बनेगी, ऊपर भी चलता है पैटर्न और नीचे भी चलता है पैटर्न। तो ये x=-2λd/d पर भी बनेगी, ठीक। यहां क्या क्या बनेगा, यहां पर भी ब्राइट बनेगा, यहां पर भी एक ब्राइट बन जाएगा इस तरह से, और एक ब्राइट आपका नीचे बन जाएगा, एक ब्राइट आपका नीचे बन जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से पैटर्न चलता है। अब ब्राइट के बीच में क्या बनेगा, ठीक है, ब्राइट के बीच में क्या बनेगा, ब्राइट के बीच में डार्क बनेगा, ठीक है। अरे मोहित पटेल पहले ये समझो जो समझा रहे हैं, बाद में बात, एग्जाम की बात छोड़ दो, जब टॉपिक समझना शुरू करो तो एग्जाम को मत याद किया करो, पहले टॉपिक को समझो, एग्जाम में अपना आप हो जाएगा। जो हम समझा रहे हैं उसको ध्यान से समझो पहले, वो हमारा काम है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा और कैसा आएगा, आप ये इस चीज पे ध्यान लगाओ। देखो ध्यान से समझो। अब बीच बीच में क्या चलेगा, बीच बीच में चलेगा डार्क फ्रिंज, तो बीच बीच में डार्क चलेगा, तो इसके बीच में यहां क्या बनेगा, इसके बीच में यहां पर डार्क बन जाएगा, यहां क्या बनेगा, यहां पर डार्क बन जाएगा, यहां क्या बनेगा, यहां पर डार्क बन जाएगा, यहां पर क्या बनेगा, यहां पर डार्क बनेगा। ये देखिए, ये बीच बीच में डार्क फ्रिंज बन जाएगी, बीच बीच में क्या बन जाएगी, डार्क फ्रिंज बनेगी। तो ये डार्क फ्रिंज बनी है, ये डार्क बनी है यहां पर, ठीक है, अदीप्त बनी है, चमक बिल्कुल फीकी चमक रहेगी, ये बिल्कुल फीकी चमक रहेगी, बिल्कुल फीकी चमक इस तरह से,
बिल्कुल फीकी चमक, ये देखिए बिल्कुल फीकी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये पोजीशन कौन सी है, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन कौन सी है, ये वाली पोजीशन कौन सी है, इनका नाम लिखना पड़ेगा पोजीशन का। ये पोजीशन कौन सी है, ये पोजीशन कौन सी है, इनका नाम लिखना पड़ेगा। चलो, तो x देखो, ये 0 है और ये लैम्डा डी बाई डी है, ये कौन सी पोजीशन है, ये x इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई 2d है। ये कौन सी है, ये x इज इक्वल टू 3/2 लैम्डा डी बाई डी है। और नीचे क्या होगा, नीचे माइनस में चलेगा, नीचे माइनस में चलेगा, तो ये x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डी बाई 2d है। और ये क्या है, ये x इज इक्वल टू -3/2 लैम्डा डी बाई 2d है, लैम्डा टी बाई डी। ये इस तरह का पैटर्न चलता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है सर। फ्रिंज का मतलब क्या होता है, मिथलेज बताया था, ये जो मेरे टी शर्ट पे देखो, ये पट्टी, फ्रिंज का मतलब होता है पट्टी, ये जो आपको ब्राइट चमकदार पट्टी दिखाई दे रही है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई देखिए क्या होगा। तो हम ये कहते हैं, देखो डायग्राम इसीलिए मैंने इतनी मेहनत से डायग्राम बनाया है। डायग्राम देखिए ध्यान से, दो डार्क के बीच का जो गैप होगा, बहुत मारूंगा अगर भूल गए तो, देखो ध्यान से, दो डार्क के बीच का, दो ब्राइट के बीच का, देखो जहां मेरा मार्कर है, एक ब्राइट दूसरा ब्राइट, दो ब्राइट के बीच का क्रमागत, क्रमागत मतलब कंजिगेटिव, ठीक है, दो कंजिगेटिव ब्राइट के बीच का दूरी या उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डार्क फ्रिंज की विड्थ होता है। पहले इंग्लिश में बोलने दो मुझे, दो कंजिगेटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का गैप डार्क की चौड़ाई होता है, डार्क की क्या होता है, विड्थ होता है। हिंदी में देखो, दो क्रमागत दीप्त के बीच की दूरी एक अदीप्त की चौड़ाई होती है, और दो अदीप्त के बीच की दूरी क्या होती है, दीप्त की चौड़ाई होती है। यह बात याद रखना, यह बात याद रखना। दो ब्राइट के बीच का गैप डार्क का विड्थ होगा, और दो डार्क के बीच का गैप ब्राइट का विड्थ होगा। तो इस चीज को ही हम क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ कहते हैं। अरे अभिषेक कुमार, यहां पूछताछ केंद्र नहीं है, अभी खामा खां ब्लॉक हो जाओगे, मैं बता रहा हूं। जब तुम लोग को बोल दिया कि लास्ट में बात किया करो, फिर भी नहीं मानते हो। अभी ये पेपर में आएगा ना टॉपिक, फिर हवाइयां उड़ जाएंगी पेपर में, बता रहा हूं मैं। समझते नहीं हो एक बात। लास्ट में जब क्लास खत्म होने वाली हो, तब आपस में कमेंट किया करो, किसी से कुछ पूछना है। देखो ध्यान से समझो। अरे ये टी शर्ट देखो ना मेरी, ये देखो, ये देखो, थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, चलो। ये देखो, ये पीला पट्टी दिख रहा है, ये ब्राइट है, ये सफेद पट्टी दिख रहा है, ये डार्क है। तो हम कह रहे हैं कि इसके और इसके, यानी कि पीला पट्टी और सफेद पट्टी के बीच का जो दूरी होगा वो क्या होगा, ये बीच का, ये जहां पर मेरा मार्कर है, ये इसका चौड़ाई होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि दो ब्राइट के बीच का गैप ले लोगे तो डार्क का विड्थ मिल जाएगा, और दो डार्क के बीच का गैप ले लोगे तो ब्राइट का विड्थ मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है? ये बात समझिए, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट देखिए क्या है, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ, पहले ये बात ध्यान रख लीजिए। ये कोई जो है वो इंस्टाग्राम वीडियो नहीं बना रहा हूं मैं यहाँ पर, या ये टिकटॉक वीडियो बना रहा हूं। ये मेहनत से जो है बातें बताई जा रही हैं, उनको दिमाग में जो है बिठाइए, क्योंकि ये पेपर में जब आएगा कॉन्सेप्ट फिर उड़ जाएगा। पता नहीं तुम लोग कॉन्सेप्ट किस चीज को कहते हो। चलो ध्यान से समझो। अब नेक्स्ट देखिए, अब आगे तो हमने बात की आपसे फ्रिंज विड्थ की। फ्रिंज विड्थ की अगर हम बात करते हैं तो क्या है,
सुनिए जरा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिंज विड्थ कहते हैं, फ्रिंज विड्थ। तो समझो जरा, फ्रिंज विड्थ का मतलब है फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र है ये। इसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिंज विड्थ कहते हैं। ध्यान से देखो, अब अगर हम ये कहें, मैंने आपको डेफिनेशन दिया, क्या डेफिनेशन दिया? कि दो क्रमागत, या तो डार्क ले लो या ब्राइट ले लो। तो अगर हम ले लेंगे, देखो ध्यान से, मैं दोनों से करके दिखाऊंगा। अगर आपने एनवी डार्क ले लिया, एनवी डार्क, एनवी डार्क ले लिया आपने, तो एनवी डार्क क्या होगी? एक्सन इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d, और एक उससे अगली वाली ले लो, n+1v डार्क, एक उससे अगली डार्क ले लो। तो उससे अगली डार्क कहां बनेगी? उससे अगली डार्क बनेगी 2n की जगह पर n+1 -1 लैम्डा डी बाई 2d। इन दोनों के बीच का गैप ले लीजिए भाई, ये n+1 वाले का पोजीशन है और ये n वाले का पोजीशन है, तो दोनों का माइनस करो, दोनों को, इस दोनों को माइनस करोगे तो इसी को कहते हैं फ्रिंज विड्थ, इसी को कहते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। तो बीटा बराबर क्या होगा? बीटा बराबर xn+1 माइनस xn। तो क्या हो जाएगा? बीटा बराबर, रखो जरा यहां पर, तो ये हो जाएगा 2n+1 -1, और ये लैम्डा डी बाई कितना हो जाएगा? 2d, माइनस करो इसको, और ये हो जाएगा आपका कितना? 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d। कॉमन लीजिए यहां पर, जल्दी से, जल्दी कॉमन लीजिए। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2n+1, 2n+1 माइनस 2n-1, और ये क्या हो जाएगा आपका? लैम्डा डी बाई 2d। इसको खोल दीजिए, खोलेंगे तो 2n भी कट जाएगा और 1 भी कट जाएगा। तो बीटा बराबर क्या बचेगा? बीटा बराबर बचेगा लैम्डा डी बाई, देखो यहां से 2n आएगा, ठीक है, यहां से 2n आएगा तो 2 ये 2 कट जाएगा, लैम्डा डी बाई डी आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? बीटा लैम्डा डी बाई डी आ जाएगा। ये फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र हो गया, ये फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र हो गया। उल्टा भी कर सकते थे, हाँ, उल्टा भी तो कर सकते थे। क्या कर सकते थे? हम एनवी ब्राइट भी तो ले सकते थे, एनवी ब्राइट, जी हाँ, ब्राइट से भी करके देख सकते थे। ब्राइट अगर आपने ले लिया तो एनवी ब्राइट का पोजीशन क्या होता है? एन लैम्डा डी बाई डी होता है। और इससे अगला ब्राइट ले लीजिए एक, या तो अगला ले लीजिए या पिछला ले लीजिए, लेकिन क्योंकि आपको दो क्रमागत चाहिए, क्रमागत मतलब एक के बाद एक वाला लेना है। तो ये xn+1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n+1 लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी। तो अब एक काम कीजिए, अब एक काम कीजिए, हमने फॉर्मूला आपको बता ही दिया था, हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि इन दोनों के बीच का गैप लेना है आपको। तो इनके बीच का गैप लेंगे तो बीटा बराबर क्या होगा? बीटा बराबर होगा xn+1 माइनस xn। तो कीजिए जरा, बीटा इज इक्वल टू, मोहित पटेल ध्यान से देखो, ठीक है, n+1 लैम्डा डी बाई डी और माइनस xn कितना है? ये है आपका n लैम्डा डी बाई डी। कॉमन लीजिए लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी कॉमन ले लेंगे तो n+1 माइनस का n, और ये हो जाएगा आपका लैम्डा डी बाई डी। तो वह n से n काट दीजिए, तो बीटा बराबर क्या होगा? लैम्डा डी बाई डी। इससे ये साबित होता है कि चाहे डार्क हो, चाहे ब्राइट हो, चाहे दीप्त हो, चाहे अदीप्त हो। एक छूट गया, कहां छूट गया? एक कहां छूट गया बेटे? अच्छा 2n-1, अच्छा यहां पर एक छूट गया, एक, ठीक है, ठीक है। तो ये बात, ये कहानी आप सभी को याद करनी है, ठीक है, ये कहानी आप सभी को याद करनी है। चाहे डार्क ले लीजिए, चाहे ब्राइट ले लीजिए, चाहे दीप्त ले लीजिए, चाहे अदीप्त ले लीजिए, उन दोनों की चौड़ाई क्या होती है? उन दोनों की चौड़ाई क्या होती है? बराबर होती है। दोनों की चौड़ाई क्या होती है? बराबर होती है। ये बात आपको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आइए बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं इंटेंसिटी की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान से समझिए। इंटेंसिटी, देखिए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी,
रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन YDSE, इन YDSE। ठीक है, देखो पढ़ाने को मैं इसको जो है तुम्हें क्या कर सकता था, सारे सीधे फॉर्मूले भी बता सकता था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। ऐसे तो मैं, अगर मैं ऐसे करने पे आ जाऊं तो मैं अब तक तो तुम्हारा सिलेबस 2 बार पूरा कर चुका होता, लेकिन मैं चीजों को बिल्कुल आराम आराम से चीजों को समझा रहा हूं कि वो आई कैसे है, ठीक है, उनके पीछे का लॉजिक क्या है। नहीं तो कितना देर लग रहा है यंग डबल स्लिट में, यंग डबल स्लिट पढ़ाने में 5 मिनट लगती हैं, 5 से 10 मिनट। डायग्राम बनाओ, खटाखट बताओ कि ये पाथ डिफरेंस हो गया, ये फ्रिंज की चौड़ाई हो गई, ये तीव्रता हो गया, खत्म। 5 मिनट लगती है टॉपिक को खत्म करने में, ठीक है। और ये बात आप देख लीजिए, जाइए यूट्यूब चैनल पे देखिए और देखिए, सेम टॉपिक देखिएगा, सेम वेव ऑप्टिक्स देखिएगा कि लोगों ने क्या पढ़ाया और किस तरीके से पढ़ाया। भाई साहब 30-40 मिनट 50 मिनट की पूरी क्लास में वेव ऑप्टिक्स खत्म, खत्म वेव ऑप्टिक्स। और यहां हमें आज तीसरा दिन हो गया है बात करते करते। तो भाई जब टाइम टाइम जब देंगे सिलेबस को तो टाइम लगेगा, भाग नहीं सकते हम लोग। भले 2-4 दिन एक्स्ट्रा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीजों को पक्का करके ही हम आगे चलेंगे, क्योंकि फिर पेपर में क्वेश्चन आता है, फिर वो क्वेश्चन सर के ऊपर से चला जाता है, वो समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन में बोला क्या है। बस फॉर्मूला तो याद है सर, लगते नहीं है सर, फॉर्मूला तो याद है सर, लेकिन लगते नहीं है, कैसे लगेंगे हमें नहीं पता। तो वो ये प्रॉब्लम पता क्यों आ रही है, ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आप फॉर्मूले को याद तो कर लेते हो, लेकिन उसके पीछे का जो आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसके पीछे का जो थॉट प्रोसेस है, वो आप सोचते नहीं हो, उस बारे में सोचते नहीं हो। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। चलते हैं अब आगे। हाँ, आराम आराम से चलेंगे बेटे, समझते रहेंगे। तो हम ये कहेंगे YDSE में, YDSE में, YDSE में परिणामी तीव्रता, YDSE में परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता का मतलब है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। देखिए ध्यान से समझना होगा, अगर मैं बात करूं यंग डबल स्लिट की, चलो अब बातें नहीं, अब कोई भी कमेंट नहीं करेगा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहां जाओ, अब यंग डबल स्लिट जो एक्सपेरिमेंट है, उस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो स्रोत है ना, एक स्रोत से ही 2 स्रोतों का निर्माण किया जा रहा है, एक सिंगल सोर्स से ही 2 सोर्स बनाए जा रहे हैं, एक सिंगल सोर्स से ही 2 सोर्स बनाए जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब यह होगा कि यहां से निकलने वाली इंटेंसिटी जो I1 होगी, ठीक है, मान लो कि वो I0 है, और यहां से निकलने वाली इंटेंसिटी जो I2 होगी वो भी I0 होगी। क्यों भैया, क्यों बताओ, आप समझे नहीं। हम क्या लिखेंगे, इन YDSE, इन YDSE, ध्यान से समझो, इन YDSE इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव्स आर सेम, ठीक है, बिकॉज दे इल्यूमिनेटेड, यानी कि जल रहे हैं, इल्यूमिनेटेड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, और बिल्कुल बीच में भी है, बिल्कुल बीच में भी है, तो बराबर होगा। तो क्या कहेंगे, YDSE में प्रकाश तरंगों की तीव्रता,
प्रकाश तरंगों की तीव्रता समान होगी, तीव्रता समान होगी क्योंकि क्योंकि वे एक ही स्रोत से प्रज्वलित हैं, प्रज्वलित हैं। प्रज्वलित का मतलब जल रही हैं। दोनों के दोनों कहां से? दोनों के दोनों। ये ध्यान देखो ना भाई, ये यहां से जो लाइट निकल रही है, यहां से जो लाइट निकल रही है और यहां से जो लाइट निकल रही है, उन दोनों की तीव्रता बराबर होगी क्योंकि दोनों एक ही स्रोत से जल रहे हैं, है ना। मतलब उसकी बढ़ेगी तो नीचे वाले की भी बढ़ जाएगी, नीचे वाले की कम होगी तो ऊपर वाले की भी कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही स्रोत से जल रहे हैं। तो परिणामी तीव्रता कितनी होगी फिर हम? तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखिए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता क्या होगा? I बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, I1 I2 cos फाई, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। बेटे दो टॉर्च की इंटेंसिटी इक्वल नहीं होगी, वो डिपेंड करता है ना कि, याद करो, दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते, बस बात खत्म। टॉर्च से इंटरफेरेंस नहीं बना सकते। अब I1 भी I0 है, I2 भी I0 है, तो ये इस तरह से हो जाएगा रूट आई नॉट कॉस फाई। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आगे चल के, ठीक है। इनको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करने पर क्या मिलेगा? I बराबर आई नॉट टू आई नॉट, और वहां पे रूट आई नॉट था तो वो आई नॉट बन गया और ये बना कॉस फाई। सो I बराबर क्या हुआ? 2 आई नॉट कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस फाई। हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये 2 आई नॉट, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 कॉस स्क्वायर 5/2। तो I बराबर क्या होगा? ये हो जाएगा 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। ये इतना गजब फॉर्मूला है कि पेपर में मजा ही आ जाता है जब ये इस क्वेश्चन पर न्यूमेरिकल आता है, क्योंकि बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं, वही समझ पाता है जिसको ये याद होता है। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, बस बेटे 4-5 दिन और रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, फिर अभी थोड़ा सा मॉडर्न करवा दें फिर उसके बाद शुरू करेंगे। तो ये बात को याद करना है, ये बात याद करना है। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी? मैक्सिमम कितनी होगी भाई? मैक्सिमम के लिए फाई कॉस फाई कितना होना चाहिए? मैक्सिमम के लिए फाई का एंगल कितना होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या पाई होना चाहिए, है ना। तो अब हमने वो पढ़ा ना कि वो फाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2n पाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2n पाई होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से समझो मेरी बात को। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी? मैक्सिमम इंटेंसिटी हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, अधिकतम तीव्रता के लिए हमें पता है फाई बराबर क्या होना चाहिए? 2n पाई होना चाहिए। अगर फाई की जगह पर आप 2n पाई रख दोगे तो I मैक्सिमम कितना होगा? I मैक्सिमम होगा 4 आई नॉट, और ये हो जाएगा आपका कॉस 2n पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो 2 से 2 कट जाएगा, कॉस n पाई, कॉस n पाई, कॉस 0 1, कॉस 180 -1, फिर वापस से कितना हो जाएगा?
वापस से फिर 1, तो यानी कि ये पूरा का पूरा कितना होगा, ये 1 हो जाएगा। मैथ तो पढ़ी है ना आपने। तो आई मैक्सिमम कितना होगा, आई मैक्सिमम होगा आपका 4I0। ये गजब बात हो गई, गजब, बहुत गजब बात हो गई। आई मैक्सिमम कितना होगा आपका, 4I0 होगा। ठीक है, कितना होगा, 4I0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मिनिमम कितना होगा, मिनिमम इंटेंसिटी, देखिए यहां ध्यान से समझिए। फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, फॉर मिनिमम, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए क्या होगा, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए फाई कितना होना चाहिए, फाई होना चाहिए 2n-1, ऑड नंबर होना चाहिए 2n-1 इंटू पाई। अगर तुम ऑड नंबर लोगे तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर 90 बनेगा, उसके बाद फिर आपका 3π/2 बनेगा, तो सब पर वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आई मिनिमम कितना होगा, आई मिनिमम कितना होगा आपका, 0 होगा। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर आप इंटेंसिटी कर्व बनाते हैं, ठीक है, अगर आप इंटेंसिटी कर्व बनाते हैं तो इंटेंसिटी कर्व कुछ इस तरह से होगा। देखिए जरा ध्यान से, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं इसे, ऊर्जा वितरण कर्व, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये ऐसे चलेगा, टेन टेन, ऐसे चलेगा ये। ठीक है, ये देखिए ये ऊर्जा वितरण कर्व है। अब ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि कॉस का स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर है तो वो नेगेटिव में नहीं जाएगा, वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव में ही रहेगा। तो ये जो भी आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, जितने भी आपको ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये सब मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी है कितनी, ये आई। मैक्सिमम इंटेंसिटी है कितनी, अरे मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 है। और मिनिमम है कितनी, मिनिमम आपकी क्या है, 0, मिनिमम 0। तो अब ये जो मिनिमा बना है, ये देखिए ये बना है डार्क, ये भी डार्क है, जहां जहां लाइन खींच रहा हूं ये भी डार्क है और ये भी डार्क है, ये भी डार्क है, ये भी डार्क है, ये भी डार्क है, ये भी डार्क है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे पहला डार्क कहां बना था, -λd/, प्लस आएगा, पहला डार्क कहां बना था, λd/2d पे। ये क्या है, -λd/2d। ये क्या है, बोलो जल्दी से, ये है आपका 3/2 λd/d। ये -3/2 λd/d। ये इसी तरह से चलता रहेगा। ये कौन सा हो जाएगा, -5/2 λd/d हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, -7/2 λd/d हो जाएगा। ये पोजीशन लिख रहा हूं मैं इनकी। ये 5 λd/d 2d हो गया। ये कौन सा हो गया, ये आपका 7 हो गया, 7 λd/2d हो गया। ऐसे चलता है। तो इसे बोलते हैं ऊर्जा वितरण कर्व बोलते हैं, 4I0। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ऊर्जा वितरण कर्व। क्या बोलते हैं इसे, ऊर्जा वितरण कर्व कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा वितरण कर्व का मतलब है, इसे कहते हैं हम लोग एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्या कहते हैं इसे हम लोग, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं हम लोग इसे। इसे हिंदी में कहा जाता है ऊर्जा वितरण कर्व, ऊर्जा वितरण वक्र, ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं इसे, वक्र। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं इसे, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ना ना, ये ग्राफ कभी भी, सर ये ग्राफ कभी 0 होगा या एक्स एक्सिस टच करेगा, बेटे ये ग्राफ कभी भी नीचे नहीं आएगा, ये ग्राफ कभी भी नीचे नहीं आएगा। ये ग्राफ नीचे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहां पर कॉस का स्क्वायर है। ये देखो कॉस का स्क्वायर है, तो किसी चीज का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये ग्राफ कभी भी नीचे नहीं आएगा इस तरह से। ठीक है, ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ये ऐसे चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ये ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, मतलब ये ऐसे नीचे फ्लैट नहीं होएगा, ऐसे चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, पहाड़ बनते रहेंगे। सर हमें हमारे स्कूल में क्या कह रहा हो, हमारे स्कूल में क्या हो गया तुम्हारे स्कूल में भाई,
सर हमें स्कूल में डायरेक्ट ये डायग्राम से ही समझाया था, लेकिन आपने तो पूरा खोल दिया। अरे बस वही बात है ना, चीज़ों को समझना के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अब मान लो ये डायग्राम बना कैसे, क्यों बना रहे हैं, तो इस सब चीज़ों को हमें याद रखना होगा। आई नॉट का मान तो नेगेटिव हो सकता है, नहीं 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 बेटे, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, तो इंटेंसिटी भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इंटेंसिटी भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। सर कॉस का ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। अरे जीरो से कहां स्टार्ट किया है, देखो जरा बीच में, बीच में जीरो से कहां स्टार्ट किया है, देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, मेरा मार्कर देख, मेरा मार्कर देख, ये देख कहां से स्टार्ट किया, मैक्सिमम से तो स्टार्ट किया है। जीरो से स्टार्ट करता तो ऐसे होता, ध्यान से देखो। हाँ रिवीजन शुरू से कराएंगे बेटे। चलिए ये बात जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज हम लोगों ने की। ये था आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखिए एक नोट के साथ हम लोग जो है बात को यहां पर लेके चलेंगे। नोट देखिए क्या है, नोट समझिए यहां पर, इफ YDSE, इफ y, हम यह कहेंगे, क्या कहेंगे, इफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, if experimental setup emerge in a liquid, emerge in a liquid, then fringe width, fringe width decreases, then fringe width decreases यदि, यदि उपकरण, यदि उपकरण किसी द्रव में डुबा दिया जाए, किसी द्रव में डुबा दिया जाए, किसी द्रव में डुबा दिया जाए, डुबा दिया जाए, तब, डुबा दिया जाए तब फ्रिंज की चौड़ाई, तब फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई घट जाती है, घट जाती है, फ्रिंज की चौड़ाई घट जाती है। हाँ एक मैराथन लूंगा बेटे, लगाऊंगा मैराथन। तो देखिए एक बार थोड़ा सा खत्म सा हो जाए ना, फिर मैराथन, मैराथन असल में क्वेश्चन की मजा आता है, ऐसे टॉपिक की मैराथन में मजा नहीं आता, वो बोर हो जाता ना बच्चा, इतना याद नहीं कर पाता। क्वेश्चन की मैराथन में मजा आता है, तो मैराथन लगाएंगे क्वेश्चन की, चिंता मत करो। तो देखो बीटा डैश बराबर क्या हो जाता है, बीटा डैश बराबर हो जाता है बीटा बटे म्यू, ये बात याद रखिएगा। जहां म्यू द्रव का, द्रव का अपवर्तनांक है, द्रव का अपवर्तनांक है, where mu is refractive index, mu is refractive index of liquid। ये देखिए, तो ये बात आपको याद करनी है, ये बात बहुत जरूरी है। हाँ तो देखो जो स्लिट विड्थ है ना बेटे, स्लिट विड्थ, स्लिट विड्थ का मतलब क्या है, स्लिट विड्थ का मतलब है जो S1 और S2 ना डायग्राम में, जो S1 S2 है ना डायग्राम में, ये S1 S2, इनके बीच की दूरी को D कहते हैं, स्मॉल d, ये होता है बेटे स्मॉल d, इसको कहते हैं स्लिट विड्थ। ठीक है, अब देखो
कल थोड़ा सा हम लोग जो है वो पढ़ेंगे विवर्तन, विवर्तन और ध्रुवीकरण, फिर ये आपका वेव ऑप्टिक्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सर फ्रिंज मीडियम पे डिपेंड करेगा या वैक्यूम में फ्रिंज हो, मीडियम पे करेगा, तो मैंने बताया ना, किसी लिक्विड में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। अब दो बातें आप ध्यान से समझना। अब हमारे पास क्या क्या रह गया है, डुअल नेचर, ठीक है, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, ये 3 चैप्टर। और जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट, उसको हम लोग करेंगे क्वेश्चन की हेल्प से करेंगे। देखो मैंने आपको कुछ चुनिंदा चैप्टर जो बोले हैं वो क्वेश्चन की हेल्प से करने को क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं पूरा का पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी अगर उसमें पढ़ा भी दूं तो वो पेपर में, क्योंकि बोर्ड का पेपर नहीं है आपका, आपको लिखने वाला नहीं आएगा, तो मेन मेन जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन के अंदर ही मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपका बोर्ड का पेपर होता तब तो आप बोलते भी कि सर थ्योरी है तो पढ़ाओ, हमें नोट्स बनवाओ, लिखवाओ जरा हमें, तो लिखने का पेपर तो नहीं आएगा। सेमीकंडक्टर से लॉजिक गेट, वो भी समझने वाला टॉपिक है, वो भी धड़ाधड़ क्वेश्चन लेके आएंगे, आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर हम पूरे करने के बाद, ठीक है, हम लोग चले जाएंगे हम लोग अपने रिवीजन में। अब रिवीजन में आपका रह जाएगा कौन सा, एसएचएम वाला चैप्टर रह जाएगा। एसएचएम वाला चैप्टर मैंने जानबूझ के रोका था क्योंकि वो चैप्टर इतना अच्छा है कि पिछली बार देखा कि वहां से बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो एसएचएम वाला जो चैप्टर है ना आपका, उसको हम चलाते रहेंगे, रिवीजन हम अपना स्टार्ट कर देंगे, प्रैक्टिस भी अपनी स्टार्ट कर देंगे। और बीच में जो है, जैसे कभी जो बीच में जो कमिंग सैटरडे आएगा, मतलब इस हफ्ते तो आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, ठीक है, जो अगला हफ्ते आ रहा है, ठीक है, उसमें अगर टाइम बचेगा तो एसएचएम की क्लास हम तभी ले लेंगे, नहीं बचेगा तो हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, फिर अगले वीकेंड पे एसएचएम का क्लास लेके उस चैप्टर को क्लोज करेंगे। क्योंकि एसएचएम को मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा, मतलब पढ़ाते टाइम ही उसके अंदर सवाल करा दूंगा, ठीक है, उसको ऐसे नहीं करेंगे कि पहले उसको अलग कर लिया और फिर उसके क्वेश्चन बाद में करें, मतलब उसको हम कैसे करेंगे, पढ़ेंगे भी साथ साथ और क्वेश्चन भी साथ साथ करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, साउंड एंड वेव, वही तो एसएचएम साउंड एंड वेव, ठीक, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। हितेश कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस, 1 मिनट, इसका क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन जरा देख लो एक बार क्या कह रहा है। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस while the time elapsed is plotted along the x-axis. What does the AT graph gives? तो देखो AT ग्राफ पूछा हुआ है कि AT ग्राफ क्या देगा, हितेश का क्वेश्चन है। देखो देखो उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि आपने जो है एक्सेलरेशन को y एक्सिस पे प्लॉट किया, y एक्सिस पे प्लॉट किया, और टाइम जो खर्च हुआ है उसको आपने x एक्सिस पे प्लॉट किया। तो AT ग्राफ आपको देगा क्या, देखो अगर आप स्लोप निकालोगे इसका, अगर आप इसका ढाल निकालोगे तो a अपॉन टी करोगे। अब a क्या होता है, a होता है आपका dv बाई डी होता है, ठीक है। अगर आप इसका स्लोप निकालोगे तो क्या होगा, dA बाई डी होगा। तो dA बाई डी तो कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर आप इसका क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे, एरिया निकालोगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो एक्सेलरेशन और टाइम, एक्सेलरेशन और टाइम आपको वेलोसिटी दे देगा, एक्सेलरेशन और टाइम आपको क्या दे देगा, वेलोसिटी, क्योंकि v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी होता है। और अगर प्रारंभिक वेग 0 है तो ए टी किसके बराबर होगा, v के। जब भी आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल निकालते हैं तो y की x से गुणा करते हैं, और जब भी आप ढाल निकालते हैं तो आप जो है y की x से भाग करते हैं, ठीक है हितेश। तो एटी ग्राफ आपको क्या देगा वो मैंने आपको बता दिया है कि एटी ग्राफ आपको क्या देगा, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड, की गई दूरी, डिफरेंस इन वेलोसिटी, ठीक है, डिफरेंस इन वेलोसिटी आएगा बेटे, वेगों का अंतर, क्योंकि v माइनस यू के बराबर होगा 80, ठीक है। आईएमएस की चिट्ठी ओपन नहीं हो रही, दोबारा डाल देंगे आज उसे। सर इस बार केवल 5 लेसन का टेस्ट ले लीजिए, नहीं इस बार तो आपका कॉमन वाला टेस्ट होगा, अगली बार मैं आपको टेस्ट का स्कीम बना के दूंगा कि कब कब किस किस चीज का जो है टेस्ट होगा, ठीक है। चलो एंड करते हैं सेशन को यहीं पर, मुलाकात करते हैं आपसे अब जो है कल, और कल मैं जो है इस वेव ऑप्टिक्स को खत्म करूंगा, और फिर जो स्कीम मैं बता रहा हूं उस स्कीम पे चलो, ठीक है, काम हो जाएगा पक्का, 100% गारंटी, 100% गारंटी।
और इतना डिटेल में पढ़ाने के बाद भी तुम्हारा सिलेबस टाइम पे पूरा हो रहा है। ठीक, जय हिंद, जय भारत।